पृथ्वी से करीब 225 मिलियन किलोमीटर दूर एक ग्रह है, लाल, सूखा, बंजर, जहां पर हवा इतनी पतली है कि इंसान वहां 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, जहां रातों को टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और जहां धूल के तूफान इतने बड़े होते हैं कि पूरे ग्रह को महीनों तक ढक लेते हैं। यही है मंगल ग्रह। और इसी मंगल ग्रह की ऑर्बिट में इस वक्त इंडिया का एक स्पेसक्राफ्ट घूम रहा है, बिना फ्यूल के, बिना लाइट के, बिना किसी सिग्नल के, पूरी तरह अकेला। इसका नाम है मंगलयान। वो स्पेसक्राफ्ट जिसने सिर्फ 450 करोड़ में पहली ही कोशिश में मार्स की ऑर्बिट अचीव करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इंडिया का गर्व, इतिहास। पर क्या आपको पता है कि इस मिशन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मंगलयान का सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट, वो जो कि मार्स पर जिंदगी का सबूत ढूंढने गया था ना, वो कभी काम ही नहीं किया। और ये बात दुनिया को इसरो ने नहीं बताई, ये बात नासा के एक वैज्ञानिक ने 2 साल बाद पब्लिकली बोली। इसरो ने बस चुपचाप उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बदल दिया। और इससे भी अजीब बात यह है कि इस स्पेसक्राफ्ट ने 8 साल मार्स पर रहकर 2 टेराबाइट डेटा भेजा। 32 रिसर्च टीम्स ने इसे स्टडी किया, पर पब्लिश हुए सिर्फ 27 पेपर्स, जबकि नासा का मेविन जो उसी साल मार्स पर गया था, उसने 500 से ज्यादा पेपर्स पब्लिश किए। 500 बनाम 27, सोच कर देखिए। अब चलिए, आपने कभी सुना है कि मंगलयान ने मार्स पर क्या खोजा? कभी न्यूज में यह आया है कि मंगलयान ने यह डिस्कवरी की थी? नहीं ना, क्योंकि आज तक कोई नहीं जानता कि उस 2 टेराबाइट डेटा में है क्या। नासा के मिशन से हमें हर छोटी बड़ी डिस्कवरी सुनने को मिलती ही है, पर इंडिया के पहले मार्स मिशन से लगभग कुछ भी नहीं। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि मंगलयान ने मार्स पर एक्चुअली क्या देखा, इसरो ने इसका डेटा क्यों नहीं रिलीज किया, और वो आखिरी रात जब 7 घंटे के अंधेरे में इस स्पेसक्राफ्ट की बैटरी खत्म हुई, उसके बाद क्या हुआ। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबाओ, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। 21 नवंबर 1963 केरलम का एक छोटा सा गांव थुम्बा, जहां एक पुराना चर्च है, सेंट मैरी मैग्दलेनी, जिसके अंदर एक छोटा सा रॉकेट का हिस्सा रखा हुआ है। बाहर देखोगे तो एक साइकिल खड़ी है जिस पर एक लंबी सी रॉकेट की नोज कॉन बंधी हुई है, और एक बैलगाड़ी पर रॉकेट का दूसरा हिस्सा लगा हुआ है। ये है इंडिया का स्पेस प्रोग्राम पहला दिन। कोई बड़ा लॉन्च पैड नहीं, कोई $1 बिलियन का बजट नहीं, सिर्फ एक चर्च, एक साइकिल, एक बैलगाड़ी और कुछ वैज्ञानिक जिनके पास सपने थे पर पैसे नहीं। इस दिन इंडिया का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाची लॉन्च हुआ। इतना छोटा कि आज के रॉकेट्स के सामने ये एक पटाखे जैसा था। लॉन्च के बाद वैज्ञानिक नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर डेटा चेक कर रहे थे। यही था इंडिया का मिशन कंट्रोल। अब उस दिन किसने सोचा था कि यही देश एक दिन चांद पर पहुंचेगा, यही देश मार्स पर जाएगा, और वो भी पहले ही कोशिश में, वो भी दुनिया के सबसे कम बजट में। साइकिल से शुरू होने वाला ये सफर 450 करोड़ के मंगलयान तक पहुंचा, जिसने 8 साल मार्स की ऑर्बिट में काम किया और 2 टेराबाइट का डेटा भेजा। लेकिन फिर भी कई वैज्ञानिक मंगलयान को एक फुल्ली सक्सेसफुल मिशन कंसीडर नहीं करते। पर आखिर क्यों? तो साल 2013 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्च पैड पर एक रॉकेट खड़ा है जिसके अंदर है मंगलयान। अब मंगलयान को बनाने में कितने पैसे लगे? सिर्फ 450 करोड़ रुपए। ये इतना कम है कि हॉलीवुड की एक मूवी ग्रेविटी बनाने में इससे ज्यादा पैसे लग गए थे। और उसी साल अमेरिका का नासा भी मार्स पर एक स्पेसक्राफ्ट भेज रहा था जिसका नाम है मेविन, जिसकी कॉस्ट करीब 5000 करोड़ रुपए थी। यानी नासा जितने पैसों में एक स्पेसक्राफ्ट भेज रहा था ना, इंडिया उसके 10वें हिस्से में मार्स पर अपना मिशन भेजने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए दुनिया भर के लोग इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे। कई कह रहे थे कि इंडिया मार्स पर ऑटो रिक्शा भेज रहा है, तो कोई वेस्टर्न मीडिया मंगलयान पर मीम्स बना रहे थे। पर इसरो के वैज्ञानिकों को पता था कि ये मिशन उनके और भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं पिछले 9 साल से कंटेंट बना रहा हूँ और 9 साल से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी पर हमारे कंटेंट्स जाते हैं जिसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो। और मैं देखता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग यही कॉमेंट करते हो कि भैया एडिटिंग कैसे करते हो, कौन सी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कैसे एडिटिंग करें आपकी तरह। तो बस आपके इन्हीं सवालों के लिए ना
मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है। आपके लिए हम लेकर आए हैं अंतरिक्ष टीवी एकेडमी, एक ऐसी एकेडमी जहां पर आप क्रिएटिव स्किल्स को सीख सकते हो, क्रिएटिव स्किल्स में माहिर हो सकते हो। और आजकल का जो मॉडर्न लाइफ चल रहा है जिसमें क्रिएटिव स्किल्स इतने ज्यादा पैसे बनाकर दे रही है, उसमें आप अपना करियर बना सकते हो। मैं आप में से केवल और केवल 50 लोग, जी हाँ, केवल 50 लोगों को अपने पहले बैच में लेने वाला हूं। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो लाइव होगा और आपको इन डिटेल सिखाया जाएगा। हम आपको एक क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से जो जो चीजें लगती हैं वो एडिटिंग सिखाएंगे, चाहे वो प्रीमियर प्रो हो, फोटोशॉप हो, आफ्टर इफेक्ट्स हो, AI टूल्स हो, ये सारे स्किल्स आपको लाइव क्लासेस में सिखाए जाएंगे। इन स्किल्स को सीखने के लिए आपको बाहर मार्केट में 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं होता कि किस तरीके से आपको सिखाया जाएगा और वो आगे चलकर काम आएगा भी या नहीं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स 50,000 रुपए तक लेते हैं, लेकिन हम इन सभी चीजों को सिखाने के लिए ना तो 50,000 चार्ज कर रहे हैं, ना 30,000 चार्ज कर रहे हैं, और जितना चार्ज भी कर रहे हैं ना उसमें भी आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये हमारा पायनियर बैच है। ये बैच स्टार्ट होने वाला है जून 2026 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप उन 50 लोगों में शामिल होना चाहते हो तो देर मत करना। और यहाँ पर पहले 20 लोगों के लिए, जी हाँ, केवल पहले स्टार्टिंग 20 लोगों के लिए फ्लैट 30% का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको जाना है हमारे वेबसाइट www.antarikshtv.com पर और सिलेक्ट करना है हमारा कंप्लीट प्लान और यूज करना है मेरा प्रोमो कोड ATV30 फॉर फ्लैट 30% डिस्काउंट। ये लिमिटेड डिस्काउंट है और वो भी केवल स्टार्टिंग 20 लोगों के लिए ही। उसके बाद ये डिस्काउंट भी बंद हो जाएगा। तो क्लासेस बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं, बहुत ही लिमिटेड, केवल 50 सीट्स है और आपके पास मौका है क्रिएटिव स्किल्स में जुड़ करके कुछ नया सीखने का। अब आप में से काफी सारे लोग कहोगे कि ये तो फ्री में भी अवेलेबल होगा यूट्यूब में और इंटरनेट पे, पर मैं आपको बता दूं कि ये एक लाइव कोहोर्ट होने वाला है जिसमें आपको पेड कम्युनिटी मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगे, 37 लाइव क्लासेस, वो भी 2-2 घंटों के क्लासेस, और सभी एक्सपीरियंस्ड लोग आपको सिखाएंगे, वो सिखाएंगे जो कहीं पर भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा। इसी के साथ आप लाइव Q&A कर सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो और आप बहुत ही अच्छे लेवल से सीख सकते हो। अब अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाओ और यूज करो ATV30, फर्स्ट 20 लोगों को मिलेगा, तो जल्दी करना, मिस मत करना। अगर आपके मन में कोई डाउट है या सवाल है इस कोर्स से रिलेटेड तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उसको जाकर कॉन्टैक्ट कर लेना, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं हमारे लाइव क्लास में। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। और अगर ये मिशन फेल हुआ तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि बजट नहीं था। तो इस पूरे मिशन में सबसे डरावनी बात यह थी कि अगर मार्स पर सक्सेसफुली जाने वाली कंट्रीज की लिस्ट उठा लो तो उसमें साफ दिखता था कि पहली बार मार्स जाने वाले 10 मिशंस में से 6 मिशंस फेल होते थे। कुछ लॉन्च के बाद क्रैश हो जाते थे, कुछ रास्ते में खो जाते थे, कुछ मार्स पहुंचकर उसके एटमॉस्फेयर में जल जाते थे। पर इसरो के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। उनके पास जो रॉकेट था PSLV, वो इतना पावरफुल ही नहीं था कि मंगलयान को सीधा मार्स की तरफ भेज सके। तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक जुगाड़ सोचा। प्लान ये था कि पहले मंगलयान को अर्थ के चारों तरफ घुमाएंगे, हर चक्कर में ऑर्बिट थोड़ी बड़ी करेंगे, जैसे आप रस्सी में पत्थर बांधकर ऊपर घुमाते हो ना, ठीक वैसा ही। हर चक्कर में पत्थर तेज होता है और फिर जब स्पीड काफी हो जाए तो रस्सी छोड़ दो और पत्थर दूर जाकर गिरता है। बस यही टेक्निक इसरो ने स्पेस में इस्तेमाल की। पर इस टेक्निक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर एंगल जरा सा भी गलत हुआ तो स्पेसक्राफ्ट या तो मार्स से टकरा जाएगा या फिर मार्स को मिस करके स्पेस के अंधेरे में खो जाएगा। तो 5 नवंबर 2013 को रॉकेट लॉन्च हुआ। 44 मिनट बाद मंगलयान अर्थ की ऑर्बिट में पहुंच गया। उसके बाद इसरो की टीम ने 25 दिनों में 6 बार इंजन फायर करके धीरे धीरे इसका अर्थ के अराउंड ऑर्बिट बड़ा किया और फिर 1 दिसंबर को आखिरी बार इंजन फायर हुआ और मंगलयान अर्थ की ग्रेविटी तोड़कर मार्स की तरफ निकल गया। अब इसके सामने 680 मिलियन किलोमीटर का सफर था, जो इसे अकेले अंतरिक्ष के अंधेरे में कई महीने मार्स की ओर तैरते हुए पूरा करना था, वो भी बिना किसी स्टॉप और मदद के। ऐसे में अगर कुछ भी गलत होता ना तो मंगलयान को कोई नहीं बचा सकता था। पर फाइनली 300 दिन बीते और सितंबर 2014 को मंगलयान सेफली मार्स के पास पहुंच गया। लेकिन अब इससे मुश्किल काम था मार्स ऑर्बिट इंसर्शन। मतलब स्पेसक्राफ्ट को अपनी स्पीड इतनी कम करनी थी कि मार्स की ग्रेविटी उसे पकड़ ले और मार्स के चारों तरफ घूमने लगे, क्योंकि अगर यहाँ स्पेसक्राफ्ट की स्पीड ज़्यादा रही तो मार्स से आगे निकल जाएगा
और अगर कम रही तो मार्स पर क्रैश कर जाएगा। जो सारा काम मंगलयान को खुद करना था, क्योंकि मार्स से अर्थ तक सिग्नल पहुंचने में 12 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसरो को 12 मिनट बाद पता चलेगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो 24 सितंबर 2014 बैंगलोर का मिशन कंट्रोल रूम, हर स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा। पीएम मोदी खुद वहां पर मौजूद है और फिर सिग्नल आया, मंगलयान मार्स की ऑर्बिट में पहुंच गया है। इंडिया ने पहले ही कोशिश में मार्स ऑर्बिट अचीव कर ली है। ये काम पहले सिर्फ अमेरिका, रशिया और यूरोप कर पाए थे और उन सबको भी पहली बार में सक्सेस नहीं मिला था। अमेरिका को 2 अटेम्प्ट्स लगे थे, चाइना तब तक फेल हो चुका था। यानी हमारा मार्स मिशन असल में मार्स तक जाने में पर किलोमीटर के हिसाब से ऑटो राइड से भी सस्ता पड़ा। भारत ने जो अभी किया था उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि मंगलयान सिर्फ मार्स के फोटोज लेने नहीं गया था। इसके अंदर 5 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे और उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट वो था जो एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाला था जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान कर रहा है। वो सवाल है कि क्या मार्स पर जिंदगी मौजूद है। अब ये समझना जरूरी है कि मार्स पर लाइफ कैसे ढूंढते हैं। तो देखो, यहाँ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा तरीका है एक गैस को ढूंढना जिसका नाम है मीथेन। मीथेन एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी पर ज्यादातर जिंदा चीजों से ही बनती है, जैसे बैक्टीरिया या दूसरे जानवर। इस तरह पृथ्वी पर जो मीथेन है उसका 90% हिस्सा इन्हीं लिविंग थिंग्स से आता है। तो अगर कभी मार्स की हवा में मीथेन मिल जाए तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्स की जमीन के नीचे कुछ जिंदा है, कुछ छोटे छोटे बैक्टीरियाज जैसे ऑर्गेनिजम्स जो शायद अरबों सालों से वहीं पर छिपे हुए हैं। इसलिए मंगलयान के अंदर एक खास इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था मीथेन सेंसर फॉर मार्स, यानी कि MSM। ये सेंसर इतना सेंसिटिव था कि अगर मार्स की हवा में मीथेन का 1 अरबवां हिस्सा भी होता तो ये पकड़ लेता। इस इंस्ट्रूमेंट की फाइंडिंग्स जानने के लिए पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक एक्साइटेड थे। सबको लग रहा था कि अगर इस सेंसर ने मार्स पर मीथेन डिटेक्ट कर लिया ना तो ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी और भारत इस तरह मार्स पर जीवन के सबूत ढूंढने वाला पहला देश बन जाएगा। पर क्या ये हुआ? मंगलयान ने मार्स पर पहुंचकर काम शुरू कर दिया। मार्स कलर कैमरा ने मार्स की बहुत शानदार तस्वीरें भेजी। लाल रेगिस्तान, बड़े बड़े गड्ढे, बर्फ से ढके पोल्स, धूल के तूफान जो सैकड़ों किलोमीटर ऊंचे उड़ रहे थे। इन तस्वीरों से इसरो ने मार्स का एक पूरा मैप बना लिया। मेनका नाम के इंस्ट्रूमेंट से मार्स के ऊपरी एटमॉस्फेयर में एक अजीब चीज खोजी गई। उसे आर्गन गैस के एटम्स मिले जो बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहे थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि उस टेम्परेचर पर आर्गन एटम्स को इतना तेज नहीं होना चाहिए था। मतलब मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा हो रहा है जो इन एटम्स को एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है। ये फाइंडिंग नई थी और काफी अजीब थी। पर इन सभी फाइंडिंग्स के बीच एक इंस्ट्रूमेंट से कोई डेटा नहीं आ रहा था और वो था मीथेन सेंसर। महीने गुजरते गए, 6 महीने हुए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। दुनिया लगातार इसरो से पूछ रही थी कि मीथेन मिली या नहीं, पर इसरो कुछ नहीं बोल रहा था। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई पेपर, बस चुप्पी। और फिर 2016 में सच सामने आया, पर इसरो की तरफ से नहीं, नासा की तरफ से। नासा के एक सीनियर साइंटिस्ट माइकल ममा ने पब्लिकली बताया कि मंगलयान के मीथेन सेंसर में एक बड़ी गलती है। अब ये गलती क्या थी? तो मार्स का एटमॉस्फेयर 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना है और जब मंगलयान का सेंसर मार्स की हवा को मेजर करता था तो उसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का सिग्नल मिक्स्ड मिलता था। वो ये नहीं बता पाता था कि कितनी मीथेन है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है। ममा ने कहा कि इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले इंजीनियर्स अच्छे थे पर उन्हें सही साइंटिफिक गाइडेंस नहीं मिली थी कि मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन डिटेक्ट करना कितना मुश्किल काम है। और इसरो ने क्या किया? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस चुपचाप मीथेन सेंसर का नाम बदल दिया। अब इसे एल्बिडो मैपर बुलाया जाने लगा। मतलब अब ये सेंसर मार्स की सतह से रिफ्लेक्ट होने वाली धूप मेजर करता है। वो इंस्ट्रूमेंट जो मार्स पर जिंदगी ढूंढने गया था अब धूप गिन रहा था। पर अब सोचिए, मीथेन सेंसर काम नहीं कर रहा था तो मंगलयान मार्स पर क्या कर रहा था? तो इसका जवाब हमें आगे मिलता है, क्योंकि शुरू में मंगलयान मिशन को सिर्फ 6 महीने के लिए प्लान किया गया था, पर मंगलयान रुका नहीं। 1 साल, 2 साल, 5 साल और फाइनली ऑलमोस्ट 8 साल वर्किंग कंडीशन में मार्स के ऑर्बिट में साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज में बिताए। करीब 7000 से ज्यादा बार मार्स का चक्कर लगाया और इन 8 सालों में इसने अर्थ पर 2 टेराबाइट डेटा भेजा।
ये इतना डेटा है कि अगर आप इसे A4 साइज पेपर पर प्रिंट करोगे ना तो करोड़ों पेपर्स बन जाएंगे। और 2017 में इसरो ने खुद बताया कि पूरे इंडिया में 32 अलग अलग रिसर्च टीम्स इस डेटा को स्टडी कर रही है। तो आखिर क्या मिला हमें इस मैसिव डेटा में? ऑफ कोर्स इसरो ने भी कई डिस्कवरीज की होंगी। अब एक नंबर सुनिए। इन 8 सालों में मंगलयान द्वारा भेजे गए इस 2 टेराबाइट डेटा पर महीनों सालों रिसर्च करने के बाद भी आज तक केवल 27 रिसर्च पेपर्स ही पब्लिश हुए हैं। इनमें भी कोई मेजर ब्रेक थ्रू या फिर मार्स से रिलेटेड डिस्कवरी तो है नहीं, क्योंकि इनमें आधे से ज्यादा पेपर्स तो सिर्फ इंजीनियरिंग डिस्क्रिप्शंस हैं कि रॉकेट कैसे उड़ा, ऑर्बिट कैसे बनी। अब इसे कंपेयर कीजिए नासा के मेविन से, और जैसा मैंने बताया कि ये भी उसी साल मार्स पर गया था। आपको क्या लगता है नासा ने उसे मिले डेटा से कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए होंगे? हमारे तो 27 थे। करीब 500 रिसर्च पेपर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, मंगलयान से करीब 15 गुना ज्यादा। ये फर्क नॉर्मल नहीं है। और सिर्फ मीथेन सेंसर ही नहीं, मंगलयान पर लगे लाइमन अल्फा फोटोमीटर नाम का एक और इंस्ट्रूमेंट था जो ये मेजर करता था कि मार्स पर अपना पानी यानी एटमॉस्फेयर मॉइस्चर और पोल्स पर जमी हुई आइस कितनी तेजी से अंतरिक्ष में खो रहा है। लेकिन इसरो ने इसका रिजल्ट भी आज तक पब्लिश नहीं किया। डेटा मौजूद है, इसरो ने वैज्ञानिकों को इनवाइट भी किया कि आओ डेटा इस्तेमाल करो, फिर भी पेपर्स नहीं आ रहे हैं। 2 टेराबाइट डेटा है और दुनिया के सामने लगभग कुछ भी नहीं आया। दुनिया ने काफी समय इंतजार किया लेकिन कुछ नहीं मिला। फाइनली साल 2022 अप्रैल में 8 साल पूरा होने के बाद अब मंगलयान का मार्स के ऑर्बिट में फ्यूल खत्म हो चुका है, बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड है, पर स्पेसक्राफ्ट अभी भी काम कर रहा है। लेकिन फिर आता है फाइनल मोमेंट जो इस मिशन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मंगलयान अपनी ऑर्बिट में घूमते घूमते मार्स के पीछे चला जाता है। मतलब अब मार्स मंगलयान और सूरज के बीच आ गया है। मंगलयान पर अंधेरा छा जाता है, सन की रोशनी उसके सोलर पैनल्स तक नहीं पहुंचती है। मंगलयान मार्स के पीछे अंधेरे में करीब 7 घंटे रहता है, जबकि उसकी खराब बैटरी में केवल 1 घंटे 40 मिनट का बैकअप था। इसलिए जब ये अंधेरे में मार्स के पीछे था तब ही बिना बैटरी पावर के इसके कम्युनिकेशन, टेम्परेचर कंट्रोल जैसे सिस्टम्स बंद हो चुके थे और स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह डेड हो गया था। इसलिए जब वो वापस सूरज के सामने आया ना तो उसके थ्रस्टर्स ने काम ही नहीं किया और इसके पैनल्स सूरज की डायरेक्शन में नहीं मुड़े, ना ही इसरो से इसका कोई भी कांटेक्ट हुआ। इसरो ने फिर भी होप में उसकी और कई बार सिग्नल्स भेजे। हर रोज हफ्तों महीनों तक इसे सिग्नल भेजा गया पर जवाब कुछ भी नहीं है। अप्रैल गुजरता है, मई गुजरता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर महीने कई कोशिशें की गई पर जवाब एक, कोई सिग्नल नहीं। जिसके बाद अंत में 27 सितंबर 2022 को इसरो एक मीटिंग करता है और 3 अक्टूबर को ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि मंगलयान मिशन अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। तो मंगलयान अभी भी मार्स के ऑर्बिट में है। जी हाँ, आज भी है। जब आप ये सुन रहे हो उस वक्त भी है, बिना बिजली के, बिना सिग्नल के एक डेड स्पेसक्राफ्ट जिसके अंदर वो 5 इंस्ट्रूमेंट्स है जो कभी मार्स पर जिंदगी ढूंढने गए थे। पर यहाँ पर एक बात है जो समझना बहुत ही जरूरी है, वो है कि हम इसरो की इन कमियों को देख रहे हैं पर हम ये भी भूल रहे हैं कि ये इंडिया का पहला मार्स मिशन था। नासा जब पहली बार मार्स पर गया था ना 1960 में, तो उनके भी मिशन फेल हुए थे। उनका मरीनर 3 लॉन्च होते ही खराब हो गया था। उनका मार्स ऑब्जर्वर 1993 में मार्स तक पहुंचने से ठीक पहले हमेशा के लिए ऑफ हो गया था। नासा को मार्स समझने में दशकों लगे, सैकड़ों मिशंस लगे, अरबों डॉलर्स लगे और इसरो ने ये सब सिर्फ और सिर्फ 450 करोड़ में पहली बार में करके दिखाया। अब रही बात मीथेन सेंसर की गलती की, तो ये भी समझिए कि मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन डिटेक्ट करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। यूरोप का ट्रेस गैस ऑर्बिटर जो इसी काम के लिए बना था, जिसका बजट मंगलयान से कई गुना ज्यादा था, उसे भी मार्स पर मीथेन कंफर्म करने में सालों लगे। और नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के मीथेन रीडिंग्स पर भी 2025 में सवाल उठे कि शायद वो भी सही नहीं है। मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ इसरो की नहीं है, मार्स पर मीथेन ढूंढना हर किसी के लिए मुश्किल है। और जहां तक 27 पेपर्स बनाम 500 पेपर्स की बात है ना, तो नासा के पास प्लैनेटरी साइंस के हजारों ट्रेंड साइंटिस्ट हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज उनके डेटा पर काम करती है। इसरो के पास उस लेवल का साइंटिफिक इकोसिस्टम अभी बना ही नहीं है। इंडिया में प्लैनेटरी साइंटिस्ट की संख्या बहुत कम है, बजट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। फिर भी इसरो ने 6 महीने के इस मिशन को 8 साल तक चलाया। मार्स का मैप बनाया, डस्ट स्टॉर्म्स की स्टडी की, आर्गन की नई फाइंडिंग दी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिशन ने इंडिया को वो
कॉन्फिडेंस दिया जिससे आगे चलकर चंद्रयान 3 चांद पर सक्सेसफुली लैंड हो पाया। तो हाँ, सवाल जरूर पूछने चाहिए कि डेटा क्यों पब्लिश नहीं हुआ, पर साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि जिस देश में साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट ले जाकर स्पेस प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसी देश ने 450 करोड़ में मार्स को छू लिया। कमियां हैं, सवाल है, पर मंगलयान की कहानी फेलियर की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे देश की है जो कम रिसोर्सेस में बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा भी करता है। तो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जाने से पहले दोस्तों, हमारे लाइव कोहोर्ट को मिस मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जा करके कंप्लीट प्लान को चूज करो और यूज करना मेरा प्रोमो कोड ATV30 फॉर फ्लैट 30% डिस्काउंट। केवल 50 लोगों का सीट है और बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए जा करके एनरोल करो अभी। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है पुष्पक विमान के सच्चाई के बारे में। प्राचीन भारत का एक ऐसा टेक जिसने पूरे वेस्टर्न कम्युनिटी को हिला कर रख दिया था, क्या वो सच में कभी एग्जिस्ट करता था? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तो बाय।